नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज इंडिया पर। मैं हूं विनय आपके साथ। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करने वाले हैं विपक्ष का बवाल, आर्थिक मदद पर सवाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। पौड़ी के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता की हत्या रिजॉर्ट संचालक ने कर दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। तो वहीं मामले में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले में बड़े चेहरों को बचाते हुए लीपापोती करना चाहती है। चर्चा आज इसी पर, विपक्ष में बवाल, आर्थिक सहायता पर सवाल। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड मामले में उत्तराखंड राजनीति चरम पर है। दरअसल जहां एक ओर राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों को न सिर्फ कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, बल्कि इस हत्याकांड में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर भविष्य के लिए एक नजीर पेश की जाएगी। तो वही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून स्थित गांधी पार्क में धरना दिया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए पहले ही अंकिता के कमरे से साक्ष्य को मिटाने का पूरा प्रयास किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच कराए ताकि पूरे मामले को सही ढंग से पर्दाफाश किया जा सके और जो भी बड़े से बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं उस पर कड़ी कार्रवाई हो सके। यही नहीं, कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने मात्र 25 लाख रुपए सहायता राशि देकर मृत परिवारों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। लिहाजा कम से कम पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। ये देखिए, ये कोई उन्होंने एहसान नहीं किया, ये उनका अधिकार था और ये 25 लाख नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम होनी चाहिए थी। जिस तरीके से उस लड़की ने अपने को समर्पण करने से रोका है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और हम फिर कह रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पे हमको भरोसा नहीं। डीएम लगातार अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि डोजर चलाने की हमको कोई आदेश नहीं था और हमने नहीं किया, और आज कल उनका बयान आ गया कि हम ही ने किया है और ऊपर से आदेश थे। तो ये धाकड़ बनने की जो होड़ हो गई है और अधिकारी और बड़े लोगों में नेताधारी सत्ताधारी लोगों की चाटने की आदत जो हो गई है, ये जो है इस प्रदेश के लिए ठीक लक्षण नहीं है। अंकिता एक परिवार की बेटी नहीं थी, पूरे पहाड़ की, पूरे उत्तराखंड की और देश की बेटी थी, जिसकी बर्बरता से, निर्ममता से हत्या कर दी गई। और जो अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप, गरीब माँ बाप, भाई के लिए नौकरी की तलाश में उस रिसोर्ट में जाती है और वह गायब हो जाती है। और उसके पिताजी लगातार राजस्व पुलिस के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी गुमसी हो गई है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, उसके खिलाफ कोई भी हमारे कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दे रही है।
एफआईआर कर दीजिए, प्राथमिकी दर्ज कर दीजिए, उसको ढूंढ दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब आक्रोश बढ़ता है, जनता सड़कों पर उतरने को बाध्य होती है, जनप्रतिनिधि आगे आते हैं, तब प्रशासन को इसकी गंभीरता का एहसास होता है। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस नेता मुखर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इस मामले पर राजनीति करने के बजाय पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि इस मामले पर सरकार ने एसआईटी टीम गठित की है और जिसको भी अगर कोई सुझाव देना है तो एसआईटी को दे सकता है। सरकार ने अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी तय किया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। देखिए, बहुत संवेदनशील और बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस घटना पर राजनीति करने के बजाय इसमें सहानुभूति उस परिवार के प्रति रखनी चाहिए और जिनको किसी प्रकार की कोई जहाँ से कोई शिकायत और सुझाव देने हो तो उनको एसआईटी गठित की गई है, उसको अपने सुझाव देने चाहिए या शिकायत करनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। बहरहाल अंकिता हत्याकांड मामले पर उत्तराखंड में राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मामले की जांच वृहद स्तर पर की जा रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को चलाए जाने की भी राज्य सरकार पैरवी करेगी। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को कितनी बड़ी सजा मिलती है, ताकि आने वाले समय में यह हत्याकांड एक नजीर के रूप में पेश हो सके। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आज देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष में बवाल, आर्थिक सहायता पर सवाल। और अभी हमारे साथ मेहमान हैं पीसी थपलियाल, वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर विपक्ष जो है आर्थिक सहायता पर सवाल खड़ा कर रहा है। पीसी थपलियाल साहब, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और इसमें जो आर्थिकी का सवाल है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण जो ये केस है इसकी दिशा करना है। जनता को आभास हो गया है वर्तमान व्यवस्था से और उसको जीतने का भरसक प्रयास सरकार को करना चाहिए। हम चाहते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हर निर्णय को दिल्ली से पूछकर ले रहे हैं, उससे हमें दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है हमें कि मानो कि हमारा कोई नहीं है। जनता इस समय चौराहे पे खड़ा होकर उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे बोलें, लेकिन शासन को, सरकार को ये समझना चाहिए कि संपूर्ण उत्तराखंड के साथ साथ ये पूरे भारत का मुद्दा बन चुका है और इसमें बड़ी गंभीरता से उनको निर्णय लेने होंगे। उनको कहीं भी, देखिए आप इतने दिन हो गए, इतने दिन के बाद तुम निर्णय ले रहे हो कि 25 लाख रुपए तुम कीमत तय कर रहे हो उस चीज की। आपने जिस दिन वहां पे पूरी जनता श्रीनगर में एकत्रित थी और श्रीनगर में जब आनन फानन में प्रशासन ने उसका अंतिम संस्कार किया सूर्यास्त के दौरान में, तो उस समय भी सवाल खड़े किए। हम कल उसकी मां के पास गए, उसकी मां ने कहीं ये नहीं बोला कि मेरे को तुम वो दिला दो। वो ये बोल रही कि मेरे दिल में एक पीड़ा है, एक दुख है कि मैं अंतिम समय में अपनी बेटी को नहीं देख पाई। ये बहुत बड़ी चीज है।
क्या जी इतनी जी, बहुत जल्दी बड़ी चीज थी? है। और हमारे साथ हमारी मेहमान उमा सिसोदिया भी जुड़ चुकी है। पीसी थपलियाल जी, बोलिए बोलिए। जी, मैं जब वहां उस पीड़िता के घर में था, तो मैंने बहुत खुशी हुई कि उमा जी भी वहां पे इतने बड़े, क्योंकि उनको वहां जो पहाड़ी, हम पगडंडियों में हमें आदत है चलने की, बहुत ही खतरनाक रास्ता था उनके परिवार के घर में जाने तक का, लेकिन उमा जी वहां पहुंची और तमाम अन्य दल के नेता भी वहां पे पहुंचे। ये हमारे गणेश गोदियाल जी गए थे, उससे पहले हरीश रावत जी गए थे और यशपाल आर्य जी गए थे। तमाम नेताओं का पूरा लगा हुआ है वहां पे आना जाना। लेकिन जो पीड़ा उनकी है, उस पीड़ा को, उनके आंसू सूख गए हैं। अब हम बोले कि हम उनको आंसू पोंछने जा रहे हैं, तो ये बेकार की बात है। अब हम किस तरह से इस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दिला पाए, ये हमारी चिंताएं हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है इस व्यवस्था पे, ये जनता को विश्वास नहीं इस व्यवस्था पे। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत ही ऐसे फैसले लिए जाएं जो जनता को सुखद हो। उन्होंने जो अंतिम संस्कार किया उस लड़की का, वो उसमें लोग खुश नहीं थे, दुखी थे। किस तरह से मोर्चरी से कॉल कर, अरे रुक जाते, दूसरी सुबह तक रुक जाते। जिस तरह से तुमने उसका उजाड़ा, उसमें थोड़ा रुक जाते कि वहां पे क्या था, कैसे था, क्योंकि वो तो ऐसी जगह है, वो वनांतर जो रिजॉर्ट था, वो तो एक बहुत बड़ा ऐसा बना हुआ था जो एक उत्तराखंड के पर्यटन के नाम पे कलंक था। इस देवभूमि के इस कलंक को मिटाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें सभी की जिम्मेदारी है, जो अपने को राजनीतिक और सामाजिक संगठन है, हम सब की जिम्मेदारी है इसको, कि इस कलंक को मिटाकर हम देवभूमि के उस गौरव को हमें लौटाना होगा, जो ये बिल्कुल बिल्कुल, हमें उस कलंक को मिटाकर देवभूमि के गौरव को वापस लौटाना होगा, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये किसी के इंसाफ की बात है। किसी की बेटी के साथ जघन्य जिसकी हत्या हुई है, उसके दर्द को हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी जुड़ी है। उमा जी, विपक्ष का एक आरोप ये भी है कि बड़े चेहरों को छुपाया जा रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि पुलकित आर्य या जो दूसरे जो 2 लड़के और पकड़े गए हैं, ये इस पूरे जो कांड हुआ है उसका एक बहुत छोटा मोहरा है। हम लोग जो सामने 3 लड़कों ने मारा, हम सिर्फ उनको देख रहे हैं, उनको पकड़ के हमने जेल के अंदर डाल दिया, उनके खिलाफ आक्रोश है, लेकिन पर्दे के पीछे कितने बड़े बड़े लोग और कितने सफेद पोश छुपे हुए हैं, वो अभी बाहर आना बाकी है। अभी देखिए, आपने एसआईटी की जांच की घोषणा भी कर दी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बुलडोजर से अंकिता के कमरे को तोड़ा गया और अन्य पूरे प्रॉपर्टी को जो क्षति पहुंचाई गई, उससे साफ जाहिर होता है कि आप उन कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं जो लोग वहां पर आते जाते रहे हैं। और उस दिन वहां पर ऐसा कौन सा सफेद पोश बड़ा नेता मौजूद था जिसकी विशेष सेवा के लिए अंकिता भंडारी को बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था? इस पर तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये मैं कहती हूँ, एसआईटी के बाद हम लोग अगर नहीं इसमें जो सफेद पोश है उनके नाम निकलते हैं, तो आम आदमी पार्टी सीबीआई जांच की मांग करेगी, और ये होना भी चाहिए। आपने सुदूर, जैसे अभी थपलियाल जी बोल रहे थे, आपने जंगल में रिसोर्ट बना दिए, वहां पे बच्चियों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं। उससे पहले भी अब बातें निकल कर आ रही है, कोई प्रियंका रावत नाम की भी एक बच्ची वहां से गायब हुई है। अभी एक हस्बैंड वाइफ जो वहां पे 1 महीना काम किए हैं, उनके भी बयान सोशल मीडिया पे लगातार चल रहे हैं। यानी कि ये गोरख धंधा कोई एक दिन का नहीं था उस रिसोर्ट में, ये गौरव धंधा बहुत पुराना था। और क्योंकि ये लोग बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके हाथ बड़े ऊंचे हैं, इसलिए आज तक किसी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई या किसी ने उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। अंकिता भंडारी ने इस देवभूमि को वेश्यावृत्ति से बचाने के लिए अपनी शहादत दी है। वो बच्ची शहीद हुई है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। अगर अंकिता भंडारी भी मान जाती तो अंकिता भंडारी आज जिंदा होती, या अंकिता भंडारी वहां से नौकरी छोड़कर चुपचाप कहीं चली जाती तो अंकिता भंडारी आज जिंदा होती। लेकिन अंकिता भंडारी ने प्रोटेस्ट किया, वेश्यावृत्ति के खिलाफ वो बोली, इसलिए उसने अपनी जान गंवाई है। हम लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि अंकिता भंडारी की इस जो आंच है उत्तराखंड पर, इसको बिल्कुल ठंडा ना पड़ने दिया जाए। देखिए, एक तरफ हम बात करते हैं देवभूमि की, हम बात करते हैं 4 धाम की, हम बात करते हैं यहाँ पर हजारों मंदिरों की, और हम बात करते हैं सनातन धर्म संस्कृति की, और दूसरी तरफ देवभूमि में रिसोर्ट्स,
दूसरी तरफ देवभूमि में हुक्का बार, दूसरी तरफ देवभूमि में पब की संस्कृति, दूसरी तरफ देवभूमि में नशे का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार। कौन सी देवभूमि, हम किस देवभूमि की बात कर रहे हैं? और पिछले 6 साल से बीजेपी यहाँ पर काबिज है और जिस तरीके से नशा और शराब घर घर तक परोस दी गई है, देवभूमि नहीं, हमारी देवभूमि कलंकित भूमि हो चुकी है। सामाजिक संगठन लगातार इतने सालों से बिल्कुल मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता और भागीरथ शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो मोहन काला जी, विपक्ष का एक आरोप है ये कि आर्थिक सहायता को लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं। उमा सिसोदिया जी के पास आएंगे लेकिन अभी उनकी आवाज़ कट गई है। आपको आवाज़ आ रही है मोहन काला जी? उमा सिसोदिया जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, उत्तराखंड को हम संस्कृति का पुरोधा कहते हैं, तो हमें उत्तराखंड से ये होटलियर संस्कृति और ये शराब की संस्कृति और जिस तरह से उत्तराखंड की जो संस्कृति है धीरे धीरे विकृत होती जा रही है, उसको रोकने का प्रयास सरकार को बड़ी संजीदगी के साथ करना पड़ेगा। हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, आप इसको थाईलैंड बनाने का प्रयास ना करें, आप इसको उतना घटिया बनाने का प्रयास ना करें। और बीजेपी के सबसे बड़े बड़े नेता इसमें शामिल है। शर्मनाक बात यह है कि आरएसएस के नेता किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग अंकिता भंडारी जी और उनके परिवार के खिलाफ लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। तमाम सामाजिक जो संगठन है वो द्वेलित है। आरएसएस के नेता बोलते हैं कि आपने कच्चे दूध को बिल्लियों के सामने रख दिया, तो गलती कच्चे दूध की है या उन बिल्लियों की है? किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग है? आप कहना क्या चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए नहीं, हम उनको घूंघट उठा के घर के अंदर बंद कर दें कि आप क्योंकि कच्चा दूध है आप बाहर निकलेंगे तो ये बिल्लियां बैठी हुई हैं, कोई मरे नहीं इन बिल्लियों को। सरकार का आज कर्तव्य हो जाता है कि जो बिल्लियां बिल्ले भूखे भेड़िए जो आज समाज में बैठे हुए हैं, आप उनको शूट एंड साइट का ऑर्डर दीजिए, गोली मारिए उन लोगों को, ताकि हमारी बच्चियां निर्भीक होकर बाहर निकली और नौकरी करने के लिए बाहर जाए। ये दर्द एक माँ का दर्द है। मेरी बेटी 19 साल की है, सेम एज की है जो कि जैसे अंकिता भंडारी की जो उम्र थी, मेरी बच्चे की भी उतनी ही उम्र है। मेरी बेटी भी कल को नौकरी करने के लिए जाएगी तो मेरा भी कलेजा कांपेगा अंकिता भंडारी माँ के आंसुओं को देखकर। किस तरीके से थपलियाल जी, आपने तो कल उस माँ को देखा होगा, बेचारी 6 दिन से उसने खाना नहीं खाया है। किसी तरह उसके पिता और उसके जो पुत्र हैं वो उनको किसी तरह पानी पिला पा रहे हैं और पूरी तरह से बेचारी वो, मैं मतलब शब्द नहीं है मैं उनके दुख का मैं वर्णन कर पाऊं या मैं उनके दुख को थोड़ा सा भी महसूस कर पाऊं। हम सभी लोग उद्वेलित हैं, लेकिन अंकिता भंडारी की माँ का जो दर्द है उसको आप शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते कि 20 दिन पहले जिस बच्चे को उन्होंने खुशी खुशी अपने घर से विदा किया, ये सोचकर कि कल अंकिता नौकरी करेगी, उसके बाद बड़े शहर में जाएगी, वहां किसी अच्छे होटल में नौकरी करेगी, हो सकता है उसके बाद इंडिया से बाहर जाए, वहां किसी बड़े होटल में अच्छी मैनेजर बने, ग्रोथ करे, हर माँ का सपना होता है। और 20 दिन बाद उसकी लाश आती है और उसकी माँ जो है वो आखिरी मतलब उसके दर्शन तक नहीं कर पाती उस बच्ची के, जिस बच्ची को उसने अपनी कोख से पैदा हुआ। आप ये देखिए ना, कितना शर्मनाक इस समय उत्तराखंड का ये जो कांड हुआ है, कितना शर्मनाक है। हम सबकी गर्दन बिल्कुल झुक गई है, उसमें मेरी गर्दन भी शामिल है कि हम लोग इस घटिया संस्कृति को ढो रहे हैं, सरकार को ढो रहे हैं। और बीजेपी सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो आज जिनके हाथ में आज पावर है, वो लोग चुप बैठे हुए हैं। एक बयान तक मोदी जी का नहीं आता। इतना बड़ा उद्वेलित करने वाला कांड उत्तराखंड में हो गया। अभी केदारनाथ की कोई बात होती तो अभी मोदी जी आ जाते केदारनाथ प्रेम दिखाते हुए। बिल्कुल उमा जी, मैं यहाँ पर मैं भागीरथ जी से भी पूछना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने तमाम विपक्ष की बातें सुनी। भागीरथ जी जी बताइए। देखिए, अब घटना पर बहुत कुछ बोला जा चुका है और हम क्या कहें, सब निशब्द से हैं। और एक बात जो उमा जी कह रही हैं, मैं काफी इत्तेफाक रखूंगा, या तो इसको देवभूमि कहना बंद कर दीजिए, या जिस तरह की अपसंस्कृति पर्यटन विकास के नाम पर यहाँ पर पनप रही है, इस पर अंकुश लगाइए। तो दो बातें नहीं हो सकती। आप ये भी कह रही थी कि इसको थाईलैंड मत बनाइए, बिल्कुल सही बात है। आप धार्मिक पर्यटन, हमारे पास 4 धाम हैं, उसमें पिरान कलियर भी है, एक सिखों के पवित्र धाम हैं, रीठा साहिब हैं, हेमकुंड साहिब हैं, नानक मत्ता हैं। तो कभी आप धार्मिक पर्यटन करते हैं, कभी पर्यटन करते हैं, लेकिन पर्यटन ऐसा न हो जो देवभूमि की जो पहचान है
उसके विपरीत हो और एक नई अपसंस्कृति जिसको कदाचित एक सभ्य समाज में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और भारत तो वैसे भी देवों की भूमि है। अब इस पर गौर, अब बातें ये भी हो रही हैं कि कोई मुआवजे पर टिप्पणी कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, किसी को राजनीति का बहाना मिल गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये राजनीति का विषय है ही नहीं, ये सभी के लिए बड़ा शर्म का विषय है। और हम भी बेटियों के पिता हैं और हम भी चाहते हैं, मेरी दोनों बेटियां हैं, एक इंजीनियर है और एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो हमें भी डर लग रहा है हम कहाँ भेजेंगे बच्चों को। तो ये सबके लिए सोचने का विषय है कि बहुत, अब इसको एक तो जिसका जीवन गया उसकी प्रतिपूर्ति किसी भी मुआवजे से नहीं हो सकती है। तो मुआवजे पर मैं ये समझता हूँ सरकार ने जो दिया उसे स्वीकार करने वाला करे या न करे ये अलग बात है, लेकिन उस पर टिप्पणी मत करिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ हनी पाठक जुड़ चुकी हैं, भाजपा प्रवक्ता, और उनका भी स्वागत करेंगे। जी बोलिए भागीरथ जी। जी, तो मैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों, तो मैं था भी, मैंने पूछा उनसे कि एसआईटी जांच कर रही है और तमाम बातें हो रही है, तो काफी उन्होंने ब्रीफ किया, 3 नेताओं ने, बड़े नेताओं ने। तो मैंने अंत में पूछा कि एसआईटी जांच से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, तो सवाल मेरा ही था। तो तब उनको ध्यान आया कि इसमें सीबीआई जांच की मांग कर देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब यहाँ भी सवाल होता है, कई विपक्षी दल सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता कहते हैं, ईडी को, सीबीआई को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, लेकिन हमें तो ये लगता है जब सीबीआई की जांच की मांग हो रही है तो सीबीआई की साख बनी हुई है, तो कम से कम कभी तोता कहते हैं, कभी उसी से जांच की मांग भी कर देते हैं। तो मुझे खुशी है कि शायद सीबीआई की क्रेडिबिलिटी है अभी उनकी नज़र में। तो जांच तो चलिए सरकार का विषय है और गलत दिशा में जांच जाएगी अगर, क्योंकि पूरा जो है प्रदेश इससे जो है आक्रोशित है, आंदोलित है, और पूरे देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण विरोध में आंदोलन हो रहे हैं। उस बिटिया को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल लेकर के सड़कों पर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सभी उद्वेलित हैं, तो इस पर राजनीति मत करिएगा। और हाँ, ये जरूर है कि ये जो अपसंस्कृति विकसित हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। जैसे आ रहा है इसी होटल, इसी जो रिजॉर्ट जहाँ कथित रूप से उसकी हत्या हुई अंकिता की, क्योंकि बिल्कुल इलीगल था, उसका पंजीकरण नहीं है जो सक्षम अथॉरिटी में, और उसने जो है अतिरिक्त वन भूमि या सिविल लैंड वो भी कब्जे में ले रखी है। और ऐसे एक नहीं हजारों रिजॉर्ट और होटल बन चुके हैं, होम स्टे, जिनमें सरकारी भूमि पर कब्जे हैं। मैं तो देहरादून का बता दूंगा, अब नाम न लूं, तो बड़े बड़े होटल और आईएएस अधिकारियों ने जमीन कब्जा रखी है, सरकारी भूमि पर कब्जे हैं, कभी बुलडोजर नहीं चल पाया। जो उमा जी भी जानती होंगी, थपलियाल जी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो ये तो खाली एक बानगी है। तो जितने भी ये बने हैं, अभी एक रामगढ़ का जो मैं देख रहा था एक वीडियो, रामगढ़ नैनीताल मुक्तेश्वर का, वहां भी जो है लोग घुस गए हैं इन्वेस्टर के नाम पर, और वो गांव वालों में दहशत पैदा करके बहुत कुछ कर रहे हैं, सब यही काम चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार एक काम कर सकती है कि इस तरह के जो रिजॉर्ट्स हैं जहाँ अब संस्कृति और कदाचित जहाँ नर पिशाचों का आना जाना है, और जो केवल इसी उद्देश्य के लिए वो जो खुले हुए हैं, इनको चिन्हित करना चाहिए और इनमें चलाइए ना बुलडोजर, तो जनता मैं समझता हूँ सरकार के साथ खड़ी मिलेगी। तो बड़ा कष्टप्रद है। मैं तो कम से कम, मुझे बताया गया था कि मुआवजे पर कोई डिबेट होगी, तो मैंने कहा भी मैं इस विषय पर तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस पर हम जीवन का किसी का मूल्य मत आंकिए पैसे से। हाँ, जो प्रभावित परिवार है उसकी सहायता है, हम भी कर सकते हैं, आप भी करें, सरकार भी करे, लेकिन इस समय सबसे बड़ी मदद है कि अंकिता को न्याय मिले और भविष्य में कुछ ऐसा हो कि ये जो गलत संस्कृति यहाँ सेक्स पर्यटन के नाम पर, इस पर जो है, इस पर अंकुश लग सके। इसके लिए सरकार को सुझाव दें, सरकार पे दबाव बनाएं,
सिस्टम को जो है दुरुस्त करने के लिए जो भी बल पड़ता है, क्योंकि बिना पब्लिक के सहयोग के मैंने समझता बिल्कुल बिल्कुल सरकारें बिल्कुल आगे बिल्कुल भागीरथ जी, बिना पब्लिक के सहयोग के और बिना लोगों के सुझाव के कोई भी काम संभव नहीं है। आगे भी हम चर्चा करेंगे, देवभूमि के दंगल में बात करेंगे विपक्ष में बवाल आर्थिक सहायता सवाल पर, लेकिन अभी लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। तेजी से घूमता आईना, खबरों की सरपट चाल, स्पीड न्यूज में देश दुनिया का पूरा हाल। दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में स्वागत है आप सभी का। आज हम देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं विपक्ष में बवाल आर्थिक सहायता पर सवाल, और हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरा सवाल होगा भागीरथ शर्मा जी से। भागीरथ शर्मा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर आर्थिक सहायता भी तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि किसी की बेटी है और वो अपने घर से आर्थिक परेशानियों की वजह से ही नौकरी करने के लिए निकली थी, जो रिजॉर्ट में काम करती थी। उसका भी एक सपना था कि अपने माँ बाप के लिए वो एक घर बनाएगी। तो इस पर क्या कहना है भागीरथ जी आपका? देखिए सही है, मैं कह चुका हूँ इस बात को कि जो पीड़ित परिवार होता है, ये एक परंपरा भी है, ये हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति भी है कि जो व्यक्ति पीड़ित होता है, कमजोर होता है, जो गिरा हुआ होता है, उसको उठाने की संस्कृति हमारी है। यही भारतीय संस्कृति है। ये तो ठीक है, लेकिन उस बच्ची का जो बड़े ऊंचे सपने लेकर के घर से निकली और असमय उसको काल के मुंह में डाल दिया गया, उस बच्ची को न्याय कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तमाम आशंकाएं हैं। तो जो सही, जैसे कि कहा जा रहा था, उमा जी भी कह रही थी, थपलियाल जी भी कह रहे थे कि इसके पीछे और भी हैं भेड़िए, कई पीछे जो है जो पकड़े गए हैं वो तो मोहरा है। तो ये तो ठीक है, राहत पे तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, चाहे वो जिसकी जो सामर्थ्य है वो कर सकता है। बिल्कुल। सरकार ने कर दिया है, हो सकता है और भी कुछ इरादा रखती हो, क्योंकि कुछ और भी इधर उधर से आई थी बातें कि उनके परिवार को किसी तरह कंपनसेट किया जाए।
तो मैं उस पर कुछ भी नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि बच्ची के को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल, न्याय मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपराधी है, क्योंकि बच्ची को न्याय मिलना हमारे, क्योंकि हम अभी जो पीढ़ियां हैं, आज की बच्चियां हैं, पढ़ लिख रही हैं, उनके अपने सपने हैं और वो चाहती हैं कि वो अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट ना हो, अपने पैरों पर खड़ी हों, उनका वो स्वाभिमानी हैं, वो स्वावलंबन चाहती हैं। तो उसके उनके इस प्रगति के मार्ग पर जो इस तरह के नरपिशाच जो आकर के उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको असमय जो है उनके जीवन को समाप्त कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए जब तक, और ये तब होगा जब अपराधियों को दंड मिलेगा, और दंड मिल नहीं पाता है। अभी तो ये है, फिर अदालतें होंगी, तारीख पे तारीखें होंगी। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा, देखते हैं। और हमें इस समय, मैं पहले भी कहा कि इस पर बिल्कुल राजनीति की बातें न हो तो अच्छा है। इससे क्या होता है, जो पीड़ित परिवार है और उनको कष्ट होता है, उनका कष्ट बढ़ता है। तो ठीक है, आप सांत्वना देने जाइएगा, उनको ढाढ़स बढ़ाएं और उनके लिए न्याय की मांग करें, जो बन पड़ता है करिए, लेकिन राजनीति मत करिए। तो इससे बड़ा वो होगा। और इससे कई बार कदाचित ऐसा भी हो जाता है कि जो जांच प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है कभी दिशा बदल देती, ऐसा मत होने दीजिए। तो एसआईटी जांच कर रही है, संतुष्ट नहीं है, ठीक है, आप सीबीआई जांच की मांग आपने कर दी है, तो उचित होगा वो भी होगी, लेकिन ये न करें कि जांच की दिशा ही बदल जाए और असली अपराधी दबोचे न जा सके। हमारी चिंता तो इसको है। मैं तो मुआवजे पे ज्यादा मैं नहीं चाहूंगा कि इसको बोला जाए, और 10 करोड़ भी दे देंगे क्या हो जाएगा, बेटी वापस तो नहीं आएगी। उसकी जो रिक्त स्थान बना उस परिवार में, बेटी के असमय मार दिए जाने से उसको, उस रिक्त स्थान की पूर्ति कौन करेगा? कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। तो चिंता यह है कि भविष्य में ऐसा न हो, और हमारे यहाँ जो ये मनुष्य के शरीर के रूप में जो पिशाच और ये बैठे हुए हैं और जो घूम रहे हैं, जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जिनके वो अड्डे बने हुए हैं अय्याशी के, है ना, वो उस पर कुछ करिए। मेरा तो बस ये कहना होगा। बिल्कुल। हनी पाठक जी, हनी पाठक जी बताइए, इंसाफ अंकिता को कब तक होगा, और उसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला गया है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को भेजने का भरसक प्रयास किया और भेज भी रहे हैं। इंसाफ मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? क्योंकि देखिए, उत्तराखंड की एक बेटी का मामला नहीं है, और बार बार कई चैनल पे मैं बैठ के देखती हूँ, लोग कहते हैं कि हमारी देवभूमि की बेटी को, देवभूमि को कलंकित किया, बेटी को कलंकित किया। ऐसा नहीं है कि देवभूमि में ही किसी बेटी को कलंकित किया गया है, पूरे समाज में, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं, अभी जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, तब भी ये मान के चलिए इस घंटे के भीतर में कहीं ना कहीं 2 या 3 रेप के केस आ चुके होंगे। कुछ पर्दे के कारण बाहर नहीं आएंगे, कुछ किसी अवस्था के कारण बाहर नहीं आएंगे। तो इस मानसिकता को बदलना होगा। एक निर्भया की एक आंधी आई थी, और ऐसी आंधी आई थी कि लोगों में गजब की जागरूकता फैली थी। इंसाफ उसको कुछ समय बाद मिला, लेकिन मिला। तो वैसे ही एक स्थापित करना चाहिए हम लोगों को उदाहरण। सभी पार्टी को इस समय एकजुट होके सिर्फ एक ध्येय बनाना चाहिए। जैसे भागीरथ जी कह रहे थे कि एक ध्येय, एक नियम होना चाहिए कि सभी महिलाएं, सभी पुरुष एक साथ खड़े होके सिर्फ इस बच्ची के इंसाफ के लिए खड़े हों, इस बच्ची के इंसाफ को दिलाने के लिए खड़े हों। क्योंकि आज देखिए, मेरी भी एक 11 साल की बेटी है, उमा दीदी की भी बेटियां हैं, मैं जितना उमा दीदी को जानती हूँ। तो हम लोगों को भी कचोटता है ये मन कि आज अंकिता है, कल बाहर मैं भी अपनी बेटी को भेजूंगी, वो भी 18-19 साल की होगी। और आज तो देखिए 4-4 साल की बच्चियों को भी ये भूख के भेड़िए, जिनकी जघन्य प्रवृत्ति होती है ना, जिनकी भेड़िया प्रवृत्ति, मानसिकता जिनकी खराब होती है ना, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कीड़ा होता है, और वो कीड़ा कभी भी खत्म नहीं होता। तेजाब पे डाल दिया जाए तो भी वो कीड़ा खत्म नहीं होता। उनकी प्रवृत्ति जो करने की है वो करके रहते हैं। तो इसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए।
तुरंत ऐसा कानून के रास्ते इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए फांसी की कि एक उदाहरण पेश हो, और ऐसा उदाहरण पेश हो कि कहा जाए अपराधी भी डरे अपराध करने से पहले। नहीं तो ये बात हो जाती है ना कि चलो छोड़ो हम तो छूट जाएंगे, वकील हमें जमानत दिला देगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वकीलों से भी अनुरोध करूंगी कि अगर इतनी सी शर्म भी उनके अंदर बची हो, इतनी सी भी शर्म बची हो, तो ऐसे दरिंदों का केस लेने से पहले अगर आपके घर में बेटी, माँ या बहन हो तो एक पल सोचिएगा कि वो अंकिता शायद आपकी बेटी, बहन या माँ के रूप में आए सामने, तो उसको क्या जवाब देंगे। तो राजनीति ना करके इस समय इंसाफ का हम लोगों को मुद्दा उठाना चाहिए और इंसाफ दिलाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। मैं भी गई थी वहां पर, मैंने भी देखा किस तरह से पिता तड़प रहा है। तो जैसा अभी भागीरथ जी ने बताया, कितने करोड़ों रुपए भी दे दीजिए ना, तो एक इंसान की कीमत कोई भी नहीं लौटा सकता। तो फिलहाल सिर्फ इंसाफ होना चाहिए और मिलके हम लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास करना चाहिए। और कहीं कुछ कमी लग रही है ना तो सुझाव दीजिए, उस पर राजनीति मत करिए। मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताना चाहूंगी विनय जी, क्योंकि मैं देर से जुड़ी हूँ। मैं एक बार अभी जब वहां से आ रही थी ना के घर से, तो चाय की दुकान पे हम लोग रुके हुए थे। ऐसे ही कोई डिबेट चल रही थी, उनको नहीं पता था कि मैं भी कभी प्रवक्ता हूँ, मैं डिबेट में आती हूँ, क्योंकि गांव वाले कम ही डिबेट वगैरह में रहते हैं, चेहरा उतना पहचानते नहीं है। तो जब लोगों ने चैनल लगाया ना पलट के और डिबेट चल रही थी, तो जो आस पड़ोस के गांव वाले लोग बैठे थे ना, उन्होंने पता है गाली देते हुए बोला कि लग गए अब साले ये राजनीति करने, अब लड़की को भी बेइज्जत करने पे लग गए। मुझे वो सुन के ना इतना आहत हुआ ना कि उसके बाद जो मैंने 2-3 डिबेट भी करी ना, उसमें मैंने तो ना तो कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाया ना आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाया। क्योंकि मुझे वो लगा कि वो सिर्फ उन्हीं को नहीं गाली दे रहे हैं, वो मुझे भी कहीं ना कहीं गाली दे रहे हैं कि वो चैनल में कल मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि लग गए अपनी राजनीति की रोटी सेकने। इनको हर जगह राजनीति करनी होती है, हर जगह रोटी सेकनी होती है। वो लड़की के रेप को भी इन लोगों ने राजनीतिक स्टंट बना दिया। आज मैं राहुल गांधी जी की रैली देख रही थी, जस्टिस फॉर अंकिता करके वो रैली निकाल रहे हैं। मुझे एक बात का छोटा सा जवाब दीजिए, कोई एक सुझाव देने के लिए वो आगे आए, एक सुझाव देने के लिए आगे आए। वो भागीरथ जी ने अभी एक सुझाव दिया। मैं उमा सिसोदिया जी की परसों पोस्ट पढ़ रही थी फेसबुक पे, उन्होंने मेरी पोस्ट के कमेंट के नीचे जवाब भी दिया। उन्होंने 2-3 सुझाव दिए। सुझाव दीजिए। देखिए थपलियाल जी, अरे सुझाव ही तो है जस्टिस फॉर अंकिता। खुद आप बोल रहे हो कि जस्टिस फॉर अंकिता नहीं है, वो सुझाव नहीं। मैं राजनीति नहीं कर रहा, नहीं आप राजनीति कर रहे हैं थपलियाल जी। आप पूरी मेरी बात सुनिए। उन्होंने क्या लिखा है, बीजेपी रेपिस्ट पार्टी है। उस बोर्ड को पढ़िए, उस बोर्ड को पढ़िए। कौन क्या बोल रहा है वो नहीं, आज सवाल ये है, बोर्ड को पढ़िए। आप बड़े उम्र के हैं, इसलिए दांत पीस के बेहुदा तरीके से डिबेट मत करिए। राजनीति न कर रहे हैं, फिर राजनीति करना शुरू कर दी। मैं बात बता रही हूँ। उन्होंने लिखा बीजेपी रेपिस्ट पार्टी है, उन्होंने ये लिख के बोर्ड पे रैली करी है। ठीक है, तो तुम आज कह रहे हो, मैं भी कह सकती हूँ कांग्रेस के कार्यकाल में ये हुआ, यूकेडी के ये में ये हुआ, उसके में ये हुआ। तो कब तक हम लोग अपनी लड़कियों को एक दूसरे के सामने परोसने के लिए करते रहेंगे? और आप बात करते हैं मर्दों की ना, तो मैं मर्दों पे जरा आऊं। यही मर्द का समाज है जो माँ बहन की गाली देता है और फिर देवियों की पूजा करता है। यही मर्द का समाज है। माँ बहन की गाली तो मर्दों के मुंह पर रखी होती है और फिर 9 दिन के लिए देवियों को पूजता है और घट की पूजा करता है। यही मर्द का समाज है। कभी किसी औरत के मुंह पे माँ और बहन की गाली सुनी? नहीं सुनी ना। लेकिन आप लोग देवियों की पूजा करते हो, उनको चुनरी चढ़ाते हो, ज्वार उगाते हो और फिर क्या करते हो रास्ते में और गाली गलौज में। आप उस समाज में हम लोग औरत की मर्यादा समझे कहाँ, जहां मर्द गाली में तो इस्तेमाल करता है और माँ और बहन को डिबेट। हनी जी आपके पास आएंगे, हनी जी आपके पास आएंगे। उमा जी कुछ बोलना चाहती है। उमा जी बोलिए। देखिए, आज हनी पाठक जी ने जो बयान दिया है वो मुझे वाकई में कहीं से भी बीजेपी की प्रवक्ता का बयान नहीं लगा। उनका दर्द भी वही है जो एक माँ का दर्द होना चाहिए। उनकी भी बेटी 11 साल की है। बंद करके दिखाइए दीदी, मैं क्या गलत बोल रही हूँ बताइए। और मर्दों के मुंह से माँ बहन की गाली बंद करके दीदी दिखा दे ये लोग, तो वो भी एक जस्टिस होगा, वो भी एक जस्टिस होगा दीदी। जब सड़क पर चलिए ना दीदी, तो आपस में ये लोग जब लड़ते हैं तो माँ और बहन की गाली देकर लड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, 9 दिन के लिए कन्या पूजाते हैं, घर में पूजा करते हैं और फिर जब लड़ाई होती है तेरी माँ की तेरी बहन की करते हैं ये लोग। और उस फिर ये कहते हैं कि आज हम एंकर के साथ बीजेपी को लपेटेंगे, आज हम आम आदमी पार्टी को लपेटेंगे, आज हम कांग्रेस को लपेटेंगे। अरे कब तक खेलोगे राजनीति?
कब तक खेलोगे राजनीति ऐसे? आज एक अंकिता, एक निर्भया, एक परी, एक कौन, कब तक हम लोग भेंट चढ़ेंगे दीदी? इस नवरात्रि में ऐसे लोगों को तो कलंकित करके बाहर करना चाहिए, जूता मार के दीदी। क्या गलत? मैं हनी जी, आपका जो ये दर्द है ना, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। एक माँ का यही दर्द है इस समय, पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे देश की माओं का यही दर्द है कि हम अपनी बच्चियों को पहले तो कोख में मरने से बचाएं, पहले तो हम भ्रूण हत्या से अपनी बेटियों को बचाएं। उस समय हम समाज से लड़ें कि हम अपनी बेटियों को मरने नहीं देंगे अपनी कोख में। उसके बाद हम उनकी बराबरी के लिए लड़ें कि हमारी बेटियां भी उसी स्कूल में जाएंगी जिस स्कूल में हमारे बेटे जाते हैं। और उसके बाद हम लड़ें कि हमारी बेटियों को वही नौकरियां मिले जो, और उसमें सेफ माहौल मिले जो पुरुषों को मिलता है। लेकिन समाज किस तरफ जा रहा है दीदी? हम लोगों के जब पेट में 3 महीने का बच्चा होता तो यही मर्द समाज चेक कराने के लिए लेके जाता था पहले, कि चेक करवाओ कि लड़की है कि लड़का, हमें तो लड़का चाहिए। और फिर ये लोग जस्टिस करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। आज ये भ्रूण हत्या रुकी है ना दीदी, भ्रूण हत्या तो आज रुकी है। तब इनका जस्टिस कहाँ गया था? तब इन्हें माँ बहन याद नहीं आ रही थी? तब भी तो शायद कोख में एक बेटी थी जो अजन्मी थी, उसको मार दिया था। सारे पुरुष समाज को कटघरे में खड़ा कर गलत कर रहे हैं। उनको क्या गलत है, गलत है, तब खड़ा कर रही हूँ मैं। जिस दिन आप लोग माँ बहन की गालियां बंद करवा दोगे उस दिन बिल्कुल सही जा रही है डिबेट, बिल्कुल सही जा रही है डिबेट, बिल्कुल सही जा रही है आज की डिबेट। जो महिलाएं आज मुझे हनी जी, उमा जी, आप लोगों ने अपनी बात आप लोगों ने रखी। पीसी थपलियाल साहब काफी देर से रुके हुए हैं, उनको भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए। पीसी थपलियाल जी बोलिए। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आऊंगा उमा जी, आपके पास आऊंगा। एक बार पीसी थपलियाल साहब को बोलने दीजिए, काफी देर से वो रुके हैं। राजनीति करने का समय है, राजनीति करने का समय है। राजनीति खुद राजनीति कर रही है, बात कर रहे हैं आप। मैं तो नहीं करी, मैंने किसी पर सवाल नहीं उठाया, मैंने आप लोगों पर सवाल उठाया, पुरुषों पर सवाल उठाया, आप लोगों के संस्कारों पर सवाल उठाया। अरे पुरुष नहीं निर्णय करना है, जज साहब निर्णय करेंगे। जो यहाँ पे पूरा वो जांच कर रहे हैं। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं इस समय, सरकार, जांच एजेंसी और जो हमारे वकील होंगे। इस समय सरकार का काम है, क्योंकि वो गरीब परिवार है, वो इतने मजबूत वकील खड़ा नहीं कर सकते। हम खड़ा करेंगे मजबूत वकील, हम खड़ा करेंगे मजबूत वकील, हम खड़ा करेंगे, हमारी करेंगे। आपको वक्त बताएगा, आपको वक्त बताएगा। तो अब ये मुख्यमंत्री बोले ना, हम बोल रहे हैं, हम सरकार की तरफ से हम ही बोल रहे हैं ना। हम लोग हैं, हम लोग अभी हैं, हम जैसे लोग भी इस समाज में रहते हैं, हम जैसे लोग इसी समाज में रहते हैं। सरकार बोले कि हम ऐसे मजबूत कानूनी पैरवी देंगे उन गरीब परिवार को जिनकी एक औकाती, क्योंकि एक को आज बहुत महंगा हो चुका है हमारा कानून व्यवस्था। उसमें जो वकील करते हैं, मजबूत वकील जैसे कपिल सिब्बल जैसे जो बड़े बड़े वकील हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। विनय जी, मैं एक बात इंटरप्ट करूंगी। मैं और उमा सिसोदिया जी आज के न्यूज के माध्यम से मैं उमा सिसोदिया जी की तरफ से भी इस डिबेट पे वादा करके जाती हूँ कि घर घर जाके 10-10 रुपए भी कलेक्ट करके आएंगे और महंगे से महंगा वकील खड़ा करने की क्षमता करके दिखाएंगे। और ये पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं इस चैनल पर वादा करके जाती हूँ, भरोसा दिलाकर जाती हूँ। अगर कोई परिवार का बंदा मेरे को सुन रहा है तो इस बात को मेरी रिकॉर्ड करके रखे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था कि उसकी मां बार बार बोल रही थी कि भाई मैं लड़की को अंतिम दर्शन नहीं कर पाई, और आनंद फानन में सूर्यास्त के टाइम में प्रशासन में उस एसडीएम को मिला। मैंने कहा तुमने बहुत बड़ी लड़ाई जीती। जो एक हुजूम जनता का आया था उस लड़की को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, तुमने आनंद फानन में शाम को सूर्यास्त के टाइम पे उस लड़की का, जैसे 2 दलित लड़कियों का वहां उत्तर प्रदेश में रात में तुमने दहन किया था, वैसी स्थिति तुमने यहाँ कर दी। दूसरी चीज जो है कि उन्होंने अपनी समस्या बताई। दूसरे उन्होंने साथ में ये भी बताया कि मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि जनप्रतिनिधि आगे आए मदद करने के लिए। सरकार अगर कोई मदद का जो वादा कर रही है तो कल कोई भी ऐसी घटना होगी, सरकार को उस परिवार को भी यही न्याय देना पड़ेगा जो आज अंकिता को दिया जा रहा है। इसलिए जनता का जो, क्योंकि जन आंदोलन, ये पूरी जनता आज अंकिता के लिए खड़ी है। अब उस जनता का फर्ज बनता है कि अपनी तरफ से जो कुछ हो सके उस परिवार की आर्थिक मदद करना, और इसमें सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए कि कम से कम वो 50
50 हजार जो भी है वो उस परिवार को दें। लेकिन कोई भी परिवार जाके अभी तक उनका जो पर्सनल अकाउंट है उसका कोई नहीं ला पाया। कितने चले गए, किसी ने बोला उनको कि भाई अपना पर्सनल अकाउंट दे दो। और हम तमाम जनता का आह्वान करते हैं कि तुम्हारी आर्थिक मदद जनता करे, जिससे कि तुम मजबूत वक्त, बिकॉज वो पक्ष बहुत मजबूत है पैसों से। वो ऐसे ऐसे वकील लाएंगे कि तुम्हारा सारा धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए ये लड़ाई कानूनी लड़ाई है और इस लड़ाई में जो आज की व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वे अपने किसी भी निर्णय के लिए दिल्ली जाकर न पूछें, यहाँ की जन भावनाओं को समझें और मजबूती के साथ जनता की जो भावना है उसकी ओर अपना कदम बढ़ाएं। और जहां तक आप पूरे पुरुषों को ये है पुरुष ये है, तो वैसे अगर मैं भी बोलना चाहूं कि आजकल औरतें भी ब्लैकमेल करने लग गई आदमियों को और बड़ी बात यहाँ बिल्कुल 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 भागीरथ जी थपलियाल साहब आपको मौका मिलेगा। भागीरथ जी आपने तमाम बातें सुनी विपक्ष की पक्ष की, आप बोलिए। देखिए ये अच्छा अवसर है, नवरात्र का महीना है, अभी विजयादशमी आएगी और हर साल की तरह फिर कागज के रावण जलेंगे और सचमुच के रावण जिंदा रह जाएंगे। तो क्यों ना आज संकल्प ले लें कि इस विजयादशमी पर जिसके अंदर भी ये वासना का, जिसको जो कामांध लोग हैं, जिनके चरित्र ठीक नहीं हैं और जो लोभी हैं, दरिंदे हैं और मनुष्य के शरीर के को धारण किए हुए हैं लेकिन अंदर से पिशाच हैं, तो इस प्रकार के जो रावण हैं उन्हें जला दिया जाए इस विजयादशमी में। मैं तो यही कहूँगा। और ये कागज के रावण जलाना बंद कर दीजिए, ये बहुत हो गया है नाटक अब, और नाटक होता है। और असल बात ये होगी, रावण को जलाओ, ये अच्छी बात होगी कि अभी हनी मैडम सारे पुरुषों को लपेट रही थी कम से तो हालांकि ठीक है। अब एक अभी मैं नोएडा की एक महिला वकील की वो वीडियो देख रहा था और उसने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने गार्ड के लिए किया वो भी बेकार था, बहुत गलत था। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका कोई, इसको आप उससे मत जोड़िए ना, किसी लिंग विशेष से मत जोड़िए। लिंग हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत ऐसे महिलाओं का इसको देख चुका हूं, सामना हो चुका है, जो बहुत ही ऐसे शब्दों का फुहड़ शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। ये कदाचित कुछ प्रतिशत लोग हैं, उनको हम आज के रावण कहें या ताड़िका कह लें, कुछ भी कह लें, तो शूर्पणखा कह, हाँ शूर्पणखा भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का आशय यह है कि जो राक्षसत्व जो अंदर भरा है मनुष्य शरीर में जिस यहाँ भी, उसको मारने का अच्छा हो कि लोगों को परिष्कृत करने का। भागीरथ जी, राक्षस को तो अंदर से मार देंगे, बुराई को अंदर से खत्म कर देंगे, रावण को जलाने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के चरित्र को अच्छा होना चाहिए, ये तो आपने सही कहा। पर इंसाफ की अगर बात की जाए, अगर अंकिता को इंसाफ मिलेगा और ये इंसाफ ऐतिहासिक रहेगा तो इससे लोगों को एक सीख तो मिलेगी ना। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम चरित्र निर्माण की दिशा में हम जो है ये संकल्प लें। पहले हम क्यों नहीं माँ मदालसा बन जाते, हम ऐसे पिता क्यों नहीं बनते कि बच्चे जो है कुपथगामी न हो। माँ मदालसा का उदाहरण हमारे सामने है, जो कहती थी ना, वो लोरी से ही बच्चों को संस्कार वो तो बन जाए। शर्मा जी, पहले अंकिता का केस में बताओ क्या करें, प्रॉब्लम वहां रखी है, जनता बहुत आपने इतना बता दिया। ये तो एक ऐसी बुराई है, ये चारित्रिक बुराई है, ये बहुत समय लगेगा इसको। जी बिल्कुल। कानूनी प्रक्रिया में आपने बहुत कुछ कहा, मैं सहमत हूँ उससे। निश्चित रूप से लड़ाई आगे कानूनी होनी है और कानून की लड़ाई भी इतनी आसान नहीं है। इसमें सरकारी पक्ष भी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि SIT की जांच गठित की गई है। अब ये बहुत जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, तो नहीं तो फिर सवाल उठेंगे।
तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो एजेंसी जो अपना काम मेरा एक करती छोटा सा सुझाव है। जी मेरी बताइए बहन उमा हनी जी, पाठक भागीरथ जी आपके पास आएंगे। क्योंकि उमा जी वो- बोलिए। जी जी, क्योंकि वो बीजेपी की प्रवक्ता हैं और बीजेपी की प्रवक्ता से ज्यादा आज उन्होंने एक स्त्री और एक मां के रूप में अपना वक्तव्य यहाँ पर रखा है। हनी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, आरएसएस के एक पदाधिकारी ने, और वो ठीक ठाक लेवल के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अंकिता भंडारी जी और उनके पूरे परिवार के लिए बहुत अभद्र अमर्यादित टिप्पणी की है, जिससे कि पूरा उत्तराखंड दोबारा से लगना शुरू हो गया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरीके से आपने पुलकित के पिता को और भाई को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर किया, आरएसएस संगठन को भी उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए जिसने महिला के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी की, और तत्काल प्रभाव से उसको आरएसएस से बाहर करना चाहिए। देखिए, आरएसएस का जो संगठन है, बहुत सारे लोग उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव बोलते हैं। मैं किसी उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं आरएसएस के खिलाफ बोल रही हूँ, ना मैं आरएसएस के पक्ष में बोल रही हूँ। मैं उस व्यक्ति विशेष के पक्ष में के खिलाफ बोल रही हूँ जो कि आरएसएस का पदाधिकारी है और जिसने विपिन कर्णवाल, जिसने बहुत घृणित टिप्पणी की है। तो मैं समझती हूँ कि हनी जी, आप इस बात को अपने संगठन में आगे रखेंगे कि उस व्यक्ति को तत्काल उस व्यक्ति को उसके पद से हटाया जाए, और आप सब महिलाओं को मिलकर, जो कि बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो आप सब महिलाओं को भी उस व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देनी चाहिए। कांग्रेस ने तहरीर दी है, आम आदमी पार्टी भी तहरीर देकर आई है थाने में, उसके खिलाफ हम लोग मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो आप लोगों को भी पार्टी विशेष से ऊपर उठकर एक महिला के रूप में ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी घृणित मानसिकता वाले व्यक्तियों को सबक सिखाना चाहिए। विनय जी, मैं दीदी की बात का एक जवाब देना चाहूंगी। जी विनय जी बोलिए। मैं दीदी, आपको पता है मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश संयोजिका भी हूँ। आज हम सभी महिलाएं बेटी बचाओ की टीम की आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी को अपने लेटर हेड पे उनको हटाने की निवेदन करके पहले ही आ चुकी हूँ, और वहीं पे हम लोग वहीं पे थे तभी राजेश वर्मा जी का कॉल आया था मेरे को डिबेट में लेने के लिए, लेकिन मैं कॉल उनका उठा नहीं पाई थी क्योंकि मैं आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय में उस समय तिलक रोड में थी। हम लोग पहले ही ये कदम कर लिए, और ऐसी गंदी मानसिकता वाला आदमी, उसको आप जी लगा के बोल रहे, विपिन कर्णवाल बोलो दीदी। थैंक यू। बता रही है कि ज्यादा गंदा आदमी कोई नहीं है, वो जी लगाने के लायक नहीं है। जिसके मन में गंदगी भरी होती है ना दीदी, उसको जी भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो जी में भी अपनी गंदगी ही समझता है। जी, और यहाँ पे ऐसा किया तो मैं अप्रिशिएट करूंगी। हनी जी, यहाँ पर थपलियाल साहब ने एक बात कही थी। हनी जी, थपलियाल साहब ने एक बात कही थी। उन्होंने आर्थिक सहायता की जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो आर्थिक सहायता हो वो जन जन से उनके परिवार तक पहुंचे, ताकि एक अच्छा वकील किया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि जो आरोपी पक्ष है वो काफी मजबूत है आर्थिक स्थिति में। तो एक सवाल ये भी है कि क्या सरकार, मेरा सवाल ये है कि सरकार कम से कम उनके परिवार को ये भरोसा जताए कि उनको इंसाफ दिलाने में हर कदम उनके साथ है, ताकि परिवार की तरफ से ऐसी कोई बात ना है कि हमें शक है, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसी कोई दुविधाएं जो परिवार की तरफ से हैं वो ना रहें, वो इस चीज से श्योर रहें कि उनका परिवार, उनकी बेटी के लिए जो सरकार है वो इंसाफ के लिए उनके साथ खड़ी है। देखिए, थपलियाल भाई साहब ने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। इस मुद्दे पे बहुत देर तक मैंने विचार, अभी जब तक उमा दीदी वगैरह बोल रहे थे मैं सोच रही थी। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत है पैसे से, वो बड़े से बड़ा वकील करेगा। और जो उन्होंने अभी सुझाव दिया कि सभी जनप्रतिनिधि आगे आए, कुछ पैसा डाले, और वैसे आज 25 लाख की आर्थिक सहायता हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको करी है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैं चैनल के माध्यम से उनको देना चाहती हूँ। और हाँ, लेकिन जो थपलियाल जी ने मुद्दा जनप्रतिनिधियों का बोला है, और हम लोगों का भी, देखिए भाई साहब, सिर्फ जनप्रतिनिधि का हक नहीं होता। जब हमें वोट डालने का हक है तो अपनी बेटी को बचाने का भी हक है। आज मैं अगर आपके दरवाजे पे 100 रुपए मांगने आओगी तो मुझे पता है आप 200 रुपए अंकिता के नाम पे मुझे दोगे। तो जनप्रतिनिधि से तो मैं निवेदन इस चैनल के माध्यम से भी करूंगी, जाके भी करूंगी, लेकिन ये मैं भरोसा दिलाती हूँ कि जो हम लोगों से भी होगा, हम लोग जाके कलेक्ट करेंगे। और मुझे विश्वास है कि किसी का भी दरवाजा खटखटाएंगे, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, और जितना हो सकेगा हम लोग उनको मदद वकील के लिए तो अवश्य करेंगे। बिल्कुल, पीसी थपलियाल साहब, इनका बहुत सही है। पीसी थपलियाल साहब, काफी वैलिड पॉइंट है इनका कि आपने हनी जी की बात सुनी। जी, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी विनय जी, ये राजनीतिक बात नहीं है, एक राजनीतिक बात नहीं है। आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिया है कि अगर ये पीड़ित परिवार चाहेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक उनकी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये राजनीतिक बात नहीं है, क्योंकि हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दिल से जुड़े हुए हैं। और हमने उनको परिवार को, कल मैंने आश्वस्त किया कि 1 तारीख को हमारी लीगल टीम आपसे मिलेगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आपका पूरा सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बढ़िया दीदी, सैल्यूट। पीसी थपलियाल साहब, देखिए
फिर देखिए हमको अपनी पार्टी लाइन से हटकर वो दीवारों को तोड़ना होगा, क्योंकि ये अब पूरा का पूरा जनता का मुद्दा बन चुका है। ये चीज हमें समझनी होगी। जहां कोई दल ये बोलता है कि मेरा दल ये करेगा, मेरा दल नहीं करेगा, मैं ये बोल रहा हूं कि सजग प्रहरी के रूप में, क्योंकि यहाँ पे हम बोल देते हैं लेकिन दलों का कल क्या फैसला होता है वो भगवान मालिक है। क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा सजिंदा है उत्तराखंड के ऊपर, और हमेशा वो द्रोणों से केदारनाथ जी देखते रहते हैं, लेकिन उनको इतनी बड़ी घटना द्रोणों से नजर नहीं आ रही। ये दुख हो रहा है हमें जब वो मन की बात करते हैं, एक बार बोल देते पूरे के पूरे लोग, बिकॉज मेरे उत्तराखंड की घर घर में मोदी जी से प्रेम करने वाले लोग हैं, उन पे विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रवक्ता महोदया से कि उनसे मोदी जी से निवेदन करें कि एक बार वो सारे जो हमारे भारत के उत्तराखंड के तो विशेष तौर से उनका आत्मीय संबंध है, वो बोलते हैं दीदी और भुल्लो मैं तुम्हारे साथ हूं। आज वो दीदी भुल्ली आंसू रो रही है खून के, और उस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारा सवाल है। हम चाहते हैं कि मोदी जी इस सवाल पे बोले और हमारी जो दिल में ये आग लगी है इसको बुझाने का काम करें। वो तब देखिए आप क्या स्थिति होगी। नहीं तो हमारे ये जो बच्चे हैं, हमारे जो नेतृत्व है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दौड़ रहे हैं दिल्ली, फिर आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं दिल्ली। कल परिवार इंतजार कर रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आएगा, और तब तक सुनाई दिया कि वो तो दिल्ली चले गए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। इस परिवार का दर्द दिल्ली के दर्द से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें समझना होगा कि हम इस मिट्टी से रहें, इस मिट्टी के लोगों को समझें जिनकी बदौलत आज हम सत्तासीन हो रखे हैं। हाँ, तुम अगर दिल्ली के लोगों के कारण सत्तासीन हो तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते। फिर जनता जो चाहेगी करेगी, और जनता कर रही है। ये जन आंदोलन बन चुका है। ये लड़की, ये द्वापर की वो नंद पुत्री बन चुकी है जिसने ऐलान कर दिया था कि हे कंस तेरा काल पैदा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीसी थपलियाल साहब, आपने बहुत सही बात की। हनी पाठक जी, उमा सिसोदिया जी, भागीरथ शर्मा जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि के दंगल चर्चा में आप लोग शामिल हुए और अपनी अपनी बातों को आपने रखा। तो इंसाफ की लड़ाई के लिए परिवार जो है वो मांग कर रहा है, और वहीं पर उत्तराखंड के लोग भी इसको लेकर काफ़ी आक्रोशित थे, जिसको लेकर एक लोगों ने प्रदर्शन भी किया था और लोगों की मांग थी। इस पर विपक्ष भी कई सवाल खड़ा किया है कि जो परिवार है उसको इंसाफ मिले, और उसको लेकर 25 लाख की मदद, 1 करोड़ की मांग भी की गई। गांधी पार्क में ये इंसाफ की मांग उठाई गई। तो कहीं ना कहीं एक परिवार से जब उसका बच्चा, उसकी बेटी चली गई है, उसके लिए कितनी भी आर्थिक मदद क्यों ना कर दी जाए, लेकिन वो भरपाई कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की एक 19 साल की बेटी, जिस बेटी को उसने खोया है, शायद उसके उस दर्द को तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इंसाफ दिलाकर एक परिवार को ये भरोसा जताया जा सकता है, और ये एक तमाम लोगों को ये एक मैसेज दिया जा सकता है कि आगे से कोई भी अगर इस तरह का जघन्य अपराध करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल